सबसे पहले नमन अपने गुरु को। करता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नो खंड में महादेव से बड़ा न कोई। तो भाग्य सर ने कहा कि सब 5 मिनट बोलेंगे, लेकिन 2 मिनट में नमस्ते में निकल जाती है। तो मैं सबसे पहले अपने आदरणीय जी को साधुवाद करता हूँ, आदरणीय जी को साधुवाद करता हूँ, और मेरे बड़े भाई राजीव शर्मा जी को साधुवाद करता हूँ। वो ऐनक से उधर देख रहे हैं, मुझे देखना है, मेरे को देख ले। तो आदरणीय अक्षय शर्मा जी को साधुवाद करता हूँ, मेरे भाई विनोद जी बैठे हैं, और सभी विद्वानों का मैं सम्मान करता हूँ। ये 6th जो हमारा सम्मेलन है मीना जी की तरफ से, ये बहुत समय सीमा कम है, तो बात करते हैं। तो जो हमारी जन्म कुंडली है, अगर हम इसमें देखें, हर ग्रह को एक घर मिला हुआ है, और कई घरों में हमारे पक्के घर भी है, पक्के ग्रह का घर भी है। और आज बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति और शनि की। अगर देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में हो, जो शनि का घर है, और बृहस्पति का यह पक्का घर भी है, क्योंकि अगर इस घर को मैं अदालत मानूं तो देवगुरु बृहस्पति यहां पे जज है। और अगर मैं पैसों की बात करूं तो ये शनि के पैसों का पहाड़ है, 11वां घर। और शनि के जो पहाड़ है, जो पत्थर है, उसके ऊपर अगर यहां पे बृहस्पति बैठे हो इस घर में, तो पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पर सोने का महल बना हुआ है, जो देवगुरु बृहस्पति का है। तो ये दोनों ग्रह आपस में सम चलते हैं। लेकिन यहां पे जब देवगुरु बृहस्पति 11वें हो, तो एक चीज की जांच अवश्य करनी चाहिए कुंडली में, कि शनि कुंडली में अच्छा है, इसकी जांच अवश्य करें। क्योंकि 10वें 11वें घर पे जितना मैंने पढ़ा है, अगर इस घरों में ग्रह बैठे हो, शनि कुंडली में अच्छा हो, तो वो ग्रह अपना अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब 2 ग्रह एक ही घर के मित्र हो, तीसरा ग्रह कोई ऐसा वहां पे आके बैठ जाए जो वहां पे टांग अड़ा दे, तो 11वें घर में अगर राहु आके साथ बैठ जाए गुरु के, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के फल खराब हो जाएंगे। और ये कैसा होगा? हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद में कमी आएगी, या जो उनकी दौलत कमाई हुई है, इस यहाँ ये बच्चा नहीं संभाल पाएगा। क्या होगा? अचानक राहु का धुआं उठेगा, पहाड़ों के नीचे भूकंप पैदा होगा, और सोने का महल कहां गिर गया पता ही नहीं चलेगा। तो तीसरा ग्रह यहाँ पे आके ऐसे खराब कर देता है। और एक चीज और है, जब गुरु राहु मिलते हैं तो बुध पैदा होता है, बुध बन जाता है। तो यहाँ पे बुध की जांच भी कुंडली में कर ली जाए कि बुध की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा? गुरु और राहु की जो जड़ है दोनों की, वो 12वां घर है। अगर 12वें घर में जाके बुध बैठ गया, तो यहाँ पे और ज्यादा हानि शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी देखना होगा, गुरु राहु की जो जड़ है दोनों की, वो 12वां घर ही है। 12वें घर में जब बुध बैठता है, तो पितरों का जो पितर दोष की जो उत्पत्ति होती है, वो भी यहाँ से हो जाएगी। और इसी तरह अगर बुध पहले घर में हो, उस समय मंगल सप्तम में हो, तो यहाँ भी अपनी जमीन जायदाद का बहुत ज्यादा बचाव करना होगा, नहीं तो वो भी नष्ट होगी। और यहाँ पे बुध लगन में बताया गया है कि जब बुध लगन में हो, मंगल सप्तम हो, तो जातक को जब भी कोई नुकसान हो बड़ा, तो वो कुदरती पावर पाता है, उसके साथ कुदरत की पावर आ जाती है, वो दोबारा खड़ा हो जाता है कुदरत के आशीर्वाद से, या अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, या कुल देवी के आशीर्वाद से। लेकिन अगर मंगल सप्तम हो, गुरु राहु 11वें हो और बुध 8 हो, तो यहाँ पे भारी नुकसान होना तय है। तो यहाँ पे ये भारी नुकसान अवश्य होता है। तो कुंडली में ये देखना बहुत जरूरी है कि ग्रह आपस में मिलके, तीसरा ग्रह जो पैदा कर रहे हैं, क्या उसकी पोजीशन ठीक है? वो शत्रु ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा हुआ, इसकी जांच करनी हमेशा जरूरी है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं
हो गया, वो अगर खराब था तो गोचर में इतनी पावर है कि दोबारा वो जातक का समय अच्छा आ जाएगा। ये हर किसी के साथ होता है जीवन में। शुरुआत हमारी बहुत नीचे से होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम ऊंचाई पकड़ते हैं, हमारे पास धन दौलत भी आती है। ये गोचर के ग्रहों की ताकत होती है और ग्रहों की महादशा अंतर्दशा की ताकत होती है। तो केतु पहले घरों में, बृहस्पति बाकी घरों में, बृहस्पति के फल खराब होंगे। लेकिन जब गुरु पहले घरों में हो 1 से 6 और केतु बाकी घरों में हो, तो यहाँ पे दोनों के फल नहीं, चंद्रमा के फल खराब होंगे। तो यहाँ पे ये चीजें देख के हम कुंडली की बेहद अच्छी जांच कर सकते हैं। और जब भी बृहस्पति, जैसे अभी हमारे जो पंचांग आने वाला नया संवत जो बदलेगा, उसके देव गुरु बृहस्पति राजा बनेंगे, मंगल मंत्री बनेंगे। और जिनकी कुंडलियों में जिनकी स्थिति अच्छी होगी और 4 घर उनके एक्टिवेट होंगे, अपने आप एक्टिवेट होंगे, मंगल के 2 घर और बृहस्पति के 2 घर अच्छे घरों के अगर हुए, वो बृहस्पति मंगल की अच्छी पोजीशन हुई और वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अंतर्दशा महादशा अगर इनकी आ रही है और आपके साथ लगन के साथ वो मैच कर रहे हैं कि बृहस्पति पहले घरों में आने वाले हैं, शनि बाकी घरों में जाने वाले हैं, तो इन लगन वालों का समय अच्छा होगा। लेकिन कुंडली में बुध के साथ गुरु बैठ जाए या ये दृष्ट हो जाए तो बुध हमेशा गुरु को कैद कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है, बुध का पंखा हम चलाते हैं घर में, तो बुध के जब पंखा चलता है गोल गोल, वो बृहस्पति की हवा कैद करके आपको हवा देता है। तो यहाँ पे सिर्फ कुंडली में क्या होगा, बुध दूसरे घर में या चौथे घर में अकेला बैठा हो, तब वो गुरु को नुकसान पहुंचाने की बजाय अच्छा फल ही देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बुध गुरु को कैद कर लेता है। अगर बुध पहले घरों में, बृहस्पति बाद के घरों में है, तो 35 साल की उम्र तक बृहस्पति के मंदे फल होंगे। और बृहस्पति अगर पहले घरों में है, बुध बाद के घरों में है, तो 35 साल की उम्र से बुध के मंदे फल शुरू होंगे। तो यहाँ पे ये चीजें देखने वाली है, जैसे कि लाल किताब बताती है 35 साल चक्कर, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। अगर मैं परिवर्तन की बात करूं इस वर्ष में, जिनकी कुंडली में बृहस्पति पहला चक्कर पूरा कर रहे हैं, दूसरा चक्कर पूरा कर रहे हैं या तीसरा चक्कर पूरा कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन योग बनेंगे उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, अच्छा पूरा कुंडली के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने पहले भी बात की थी हमारे अखिल भारतीय सरस्वती जोशी मंच पर कि जब जब उम्र आपका 9 नंबर बनाती है, 9, 18, 27, 36, 45, 55, ये बड़े बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में आते हैं। ये आएंगे कहां से, जब आपकी कुंडली में वो ग्रह क्या कर रहा है, और मंगल 9 नंबर का कारक है, तो बड़ा परिवर्तन जब 9 नंबर बनता है तब आता है। 18 साल में बच्चा अपने करियर के लिए आगे बढ़ता है, 27 में उसकी शादी होती है या बच्चा होता है, 36 में बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। तो कहीं पर 36 साल पहले हो मुश्किल है, कईयों के बाद की मुश्किल है। यहाँ पे जब चक्कर पूरा करते ग्रह, तो ये आप हमेशा अपनी कुंडली में देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर बात करूं, जब बुध गुरु को खराब करे तो उस समय बृहस्पति कैसे बचेगा। बृहस्पति जब गोचर में या वर्षफल में कैसे बचेगा वो आपको बता देता हूं। जब बृहस्पति के घरों में गोचर या वर्षफल में 2, 5, 9 और 12 में शनि और सूर्य में से कोई भी आके बैठ जाए, तो उस समय बृहस्पति के जो मंदे फल है उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो गोचर हो चाहे वो वर्षफल हो। जब बृहस्पति के घरों में शनि और सूर्य में से कोई भी आगे बैठ जाएगा तो बृहस्पति के अच्छे फल होंगे, नहीं तो उसकी सिर्फ फोकी बातें ही होंगी। अगर ऐसा ना हो, बृहस्पति का जो मंदा हाल है तब ठीक होगा जब सूर्य में से शनि से बृहस्पति के घरों में कोई आगे बैठ जाए और बृहस्पति के घरों में कोई शत्रु ग्रह ना बैठा हो, यानी बुध और शुक्र बृहस्पति के घरों में ना हो, तो उसका समय अच्छा आना शुरू हो जाए। तो ये स्थिति कुंडली में दिखाई जाती है। तो मेरे पास वो आ रहे हैं दिलबाग जी, धीरे धीरे उन्होंने कहा था जब मैं पास आना शुरू हो जाऊं तो आप समझ जाएंगे। तो मैं अपनी ज्योतिष की बात यही करता हूं खत्म, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा हंसी जरूर लेके जाऊंगा। तो सर इस बात पे नया एक आदमी था, वो एक समय में 100 चपाती खाता था, तो वो उसके बाद टैलेंट था, जब भी उसको भूख लगी 100 चपाती खानी है, तो उसका ये टैलेंट पहुंच गया सर्कस वालों के पास। तो सर्कस वालों ने सोचा इसको हम अपने सर्कस में रखते हैं, इसका शो रखते हैं, ये भी पैसा कमाएगा, हम भी कमाएंगे। तो उन्होंने शो रखा सुबह 9 बजे, तो उसने 100 चपाती खा ली। दूसरा शो रखा 12 बजे, फिर उसने 100 चपाती खा ली। तीसरा शो था उसका 3 बजे, लेकिन वो 2 बजे गायब हो गया। तो सर्कस वाले घबरा गए कि 500 टिकट बिकी हुई है, ये कहां चला गया, उसका ढूंढना शुरू किया।
तो ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच गए। तो घर जाके बोला तेरा 3 बजे शो है, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता मैं अब काम ही करी जाऊं, घर आके खाना ना खाऊं। थैंक यू सो मच। बुद्ध और गुरु की बात जब चलती है तो ध्यान ये भी रखना है कि जिन कुंडलियों में गुरु और बुद्ध एक साथ हैं या गुरु पे बुद्ध की दृष्टि आ गई तो बड़े अच्छे अधिवक्ता बनते हैं। आप वकीलों की कुंडलियां चेक कीजिए तो आपको पता लगेगा कि बुद्ध और गुरु की कॉम्बिनेशन से क्या क्या कमाल होते हैं। और बुद्ध तो हमेशा ही जवान रहते हैं। बुद्ध जिसका शरीर के साथ आ गया बुढ़ापे में भी वो यंग रहेगा। हमारे वत्सी को देखो आप। तो आइए मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय संजीव बख्शी जी, अंतर ज्ञान इनकी संस्था का नाम है और इनके कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। तो बख्शी जी को मैं इन्वाइट करूंगा और उससे अगले वक्ता के रूप में सौमिका सिंह जी तैयार रहेंगी। आदरणीय बख्शी जी, अंतर ज्ञान, चंडीगढ़ से। सभी को राम राम। हरि नाम से शुरुआत करता हूँ। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये माइक, इस टाइप के माइक में पहली बार बोल रहा हूँ तो लग रहा है कि जैसे मेरे को ही वो कर रहा है। नहीं ठीक है, हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। धन्यवाद। अभी ना ठीक है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था 3 सगी बहनों ने आत्महत्या कर लिया। काफी विचलित करने वाली न्यूज थी और कई विकट परिस्थितियां जीवन में लोगों की आती हैं। आजकल के मॉडर्न युग में ऐसे ही हमने खुद लाद ली हैं अपने ऊपर ऐसी ऐसी परेशानियां कि उसी का अंजाम है कि ये जो 3 बहनों ने सुसाइड किया ये उसी का अंजाम है। वैसे ही दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुकी है और इस कॉम्पिटिटिव एज में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और उस आगे बढ़ने के चक्कर में उसके एम्बिशंस जो हैं वो उसको सरेंडर नहीं करने देते। और कुछ हमारा सांस्कृतिक व्यवस्था जो हमारी घरेलू जॉइंट फैमिली सिस्टम और अदर जो काउंसलर हमारे पहले परिवारों में होते थे वो खत्म होता जा रहा है। हम अपनी जड़ों से हट गए हैं। एकल और एकांकी जीवन ज्यादातर लोग व्यतीत कर रहे हैं। किसी के स्टार्स अगर अच्छे हैं और उसको अच्छी संगत और अच्छे संस्कार मिले हुए हैं तो वो विकट परिस्थितियों में संभल जाता है और जीवन में उस दौर को पार कर जाता है। अच्छा बुरा समय जीवन में सबके आता है, किंतु मॉडर्न एज में एक अवसाद के रूप में डिप्रेशन नाम की बीमारी ये लगभग हर दूसरे आदमी को तंग कर रही है। और मैं भी अछूता नहीं हूं, मेरे भी जीवन में ऐसा दौर आया था, मेरे को भी डिप्रेशन झेलना पड़ा और उस डिप्रेशन की मैंने 7 साल दवाई करी। 7 इयर्स डिप्रेशन के दौर से गुजरा हूं मैं। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस करता हूं कि मिड लाइफ क्राइसिस, मेरी लाइफ का रीजन कुछ मिड लाइफ क्राइसिस था। तो उस क्राइसिस की बदौलत मेरे को आगे की अनसर्टेनिटी जो थी उसमें मैं डिप्रेशन में चला गया। तो इस डिप्रेशन के मैंने ज्योतिषीय विश्लेषण भी किए और आप सब ज्ञानी लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाले ग्रह जो हैं और कमजोर चंद्रमा यही मूल कारण है डिप्रेशन का बेसिकली। वैसे अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 6ठा भाव जो है वो बुध का है और बुध हमारी बुद्धि है और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो समझ लो डिप्रेशन हो गया।
बुध का पीड़ित होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे डिप्रेशन का। उसके बाद मन है चंद्रमा। तो चंद्रमा मेरी कुंडली में, चंद्रमा मेरा फर्स्ट स्टेज है और पंचम भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। ये रीजन है मेरे अपने डिप्रेशन का। आप ज्ञानी लोग हैं, आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि भी कैसा दौर रहा होगा। अब इन सारे मैंने स्टडी में पाया कि लगभग हर ग्रह जो है किसी ना किसी रूप से डिप्रेशन का कारक है। सिर्फ चंद्र, बुध और राहु को ही हम डिप्रेशन के लायक नहीं कह सकते। मंगल है, मंगल बहुत अग्रेसिव प्लेनेट है, उसका राहु के साथ किसी तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाए तो अंगारक योग बन जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है डिप्रेशन का। ये हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। चंद्रमा और मंगल हमारे हार्मोन से जुड़े हुए ग्रह हैं और लेडीज की बायोलॉजी तो चलती ही इन दो ग्रहों से है, चंद्र मंगल से ही चलती है और उनमें डिप्रेशन हमारे से ज्यादा रहता है। चंद्र की कलाओं का बढ़ना, चंद्र की कलाओं का कम होना, हम अपने ही लाइफ में अगर सुबह में, अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, किसी और मूड में हूँ, 2 घंटे बाद मेरा मूड बदल जाएगा, चंद्र की कलाएं बदलेंगी, मेरे विचार बदल जाएंगे और मैं डिप्रेशन में था तो मैं कोई बढ़िया आदमी मिल गया, हंसी मजाक, जैसे अभी आशु भाई ने सुनाया बढ़िया सा चुटकुला, तो मूड एलिवेट हो गया और डिप्रेशन से बाहर आ गया। तो ये सब चंद्र का कमाल है। तो इन सब से हटके इनके जो हम उपाय करते हैं वो उपाय अपनी जगह हैं, पर जो मैंने अपना तजुर्बा प्राप्त किया मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि दवा करनी पड़ती है। बिना दवा के हम स्ट्रॉन्ग विल से ही इसको जीत सकते हैं, अदरवाइज और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, फैमिली एनवायरनमेंट, अपने फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट और ये सब चीजें तो साथ में मैटर करती ही हैं। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, मन जीते जग जीत, जब तक हम अपने मन से खुद स्ट्रॉन्ग विल से इसको नहीं फेस करेंगे तब तक हम इसको जीत नहीं सकते हैं। इसको जीतने के लिए जो सबसे बढ़िया फार्मूला है वो है प्राणायाम। तो मैं किसी और विशेष एक्सप्लेनेशन में ना जाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि प्राणायाम से बढ़िया कोई सूत्र नहीं है डिप्रेशन से उबरने के लिए, जो हमारे को डिटॉक्स करता है। प्राणायाम, कई तरह के प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, आप जो आपको मुनासिब लगे, भ्रामरी कर सकते हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाना और पार्क में प्राणायाम करना, और ये इतना सज गया कि आप जीवन का हिस्सा बन चुका है। आज डिप्रेशन मेरी लाइफ में बहुत पीछे, 20 साल पीछे छूट चुका है, पर ये दिनचर्या मेरा जीवन का हिस्सा है। प्राणायाम वो अब सदा मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। मैं अब अगले सारे जीवन, शायद परमात्मा की कृपा हुई तो शेष जीवन भी प्राणायाम के साथ चलता रहूंगा, और ये मेरे को एक अच्छी एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से मेरा शेष जीवन बेहतर रास्तों पे चल रहा है। और ज्योतिष में भी परमात्मा की कृपा हो रही है, 4 कदम आगे ही बढ़ा हूं। हमेशा ज्ञानी लोगों से मुलाकात होती रहती है, कुछ ना कुछ ज्ञान बरसता रहता है, कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करता रहता हूं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि योग को भी प्रमोट करें। योग में प्राणायाम जो है वो सिर्फ बाबा रामदेव की बपौती नहीं है, वो बड़ी कॉमन और साधारण चीज है, बट हम उससे छूट चुके हैं। उसे अपनाया जाए और अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। जय श्री हरि, धन्यवाद।